अस्सलाम वालेकुम क्लास। अ, 4 है 7 सीज़ करना है कवर। आज का टॉपिक है हमारा। आप ज़रा मुझे मैसेज करो आप में से कोई जो सुन रहा है कि आपको 7 सीज़ का स्लाइड वो जो नोट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको? मैंने स्क्रीन शेयर किया है। आपको वर्ड में फ़ाइल खोली है 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। आपको यही नज़र आ रही है? नहीं आ रही, ओके। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। इसका स्क्रीन शेयर में कोई इश्यू आ रहा था मुझे। जी, अब मेरा ख़्याल है अ, आप कन्फर्म करें। जी, अब नज़र आ रही है? येस? ओके, दैट्स राइट, गुड। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक है आज हम ये करेंगे कि पूरा रिवाइज़ कर लेंगे नोट्स को और उसके साथ ही मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज़ हैं, बाकी मैं आपको गाइड करूँगी। जो लोग इवन जिन्होंने रिवीजन जॉइन की है, वो भी समझ जाएँगे कि कैसे उन्होंने इसकी तैयारी करनी है। और थोड़ा-सा बस मेरे पास बिज़ी चूँकि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह मंडे, ट्यूसडे से आपका मैं एक दफ़ा चेक कर लूँगी कि क्लाउड पे जो चीज़ें मिसिंग हैं, यानी कोई टेस्ट जो मैंने एमसीक्यूज़ करवाए हैं, उनके सॉल्यूशन के साथ अगर अभी मैंने अपलोड वहाँ नहीं किए हुए, प्लेस नहीं किए हुए, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे प्लेस कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब यूँ है कि मैं उसको एक दफ़ा चेक कर लूँगी ना सारा। आज हम ये करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको पेपर में कॉन्सेप्ट के साथ आप एग्ज़ाम में करोगे, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप उसका आंसर कर सकोगे। और वैसे भी जब मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स आज कराऊँगी, जो ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं रिवीजन में कराती हूँ और वो आपने पहले मेरे साथ नहीं की हुई, ठीक है? तो इसका यही फ़ायदा होता है कि रिवीजन में मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था कि होता ये है कि आप और मैं ऑलमोस्ट एक लेवल पे होते हैं और आप जो रेगुलर लोग हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिन चीज़ों को, वो एन्जॉय करते हैं कि हाँ, हमें समझ आ गई है। कुछ क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाती हैं और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया होता, स्टिल उनको भी बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि 7 सीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मैंने तब बताया था कि फ्रांसिस जे बर्जन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आपको आई डोंट थिंक सो कि आपको पेपर में आएगा कि किसी बुक में आपसे रिलेटेड बुक में इसका ज़िक्र नहीं है। तो स्टिल इफ यू वांट टू रिमेंबर कि फ्रांसिस जे बर्जन जिन्होंने सबसे पहले 7 सीज़ का आइडिया दिया था और बाकी सारे लोग जो हैं वो वहाँ से इसको कॉपी करके इसको ज़्यादा मैनिपुलेट करके बताते हैं। और उसके बाद अगर कोई बुक है जो बहुत अच्छा जैसे 7 सीज़ का आपको आइडिया दिया है, वो वर्टा मर्फी की बुक है, जो आपके रिकमेंडेड बुक्स में से है। तो उन्हीं में से ही हमने ये 7 सीज़ को लिया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, कुछ थोड़ा-सा मैंने अ हर्टा मर्फी की बुक से डायरेक्टली लिया है, जैसे कि रोड मैप आपको लिखा नज़र आ रहा है। फिर मैंने थोड़ा-सा आईसीएमए की बुक से डाला है और बाकी ज़्यादा जो है वो सीए की बुक से है और सीए की बुक का चैप्टर 3 है और आपको सबके पास आपके पास उसकी जो है सेल्फ टेस्ट जिसे कहते हैं वहाँ मौजूद हैं, आपके पास अलग से भी मैंने भेजे हुए हैं। तो चैप्टर 3 अगर जिसके पास किताब भी इवन पड़ी हुई है आपकी पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसका 3rd चैप्टर से वो क्वेश्चन और आंसर एंड में देख सकते हो। और इसके अलावा सीए एमसीक्यूज़ के नाम से भी अलग से एक फ़ाइल है जिसमें पीडीएफ के फ़ॉर्म में सारी फ़ाइल्स हैं और 3rd फ़ाइल जो है वो इसी 7 सीज़ की है। इसके अलावा बीसी 1000 में भी 3rd पे आपके यही आते हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ कवर कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक जो है बिल्कुल 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको सवाल आ सकता है कि व्हिच वन इज़ नॉट अमंग द 7 सीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपने इनमें नाम याद कर लेने इसके। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशन एंड कर्टसी। और ये आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि ये सवाल ये भी आ जाता है कि जस्ट रिटन में आप करोगे, तो आपने कहना है नहीं, हम रिटन और ओरल दोनों में करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम रोड मैप को कवर करते हैं। 7 सीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रोड मैप का मतलब ये है कि मैंने आपका हर्टा मर्फी की बुक से उसके जो चैप्टर शुरू होता है, जहाँ भी उसका चैप्टर 2 है शायद, उसके शुरू में मैंने जो रोड मैप है आपसे करूँगी, इसमें से सवाल आपको पेपर में आ जाते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब है हर तरह से मैसेज कंप्लीट हो, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन,
जो सारी इंफॉर्मेशन अपने रिसीवर को दें आप, और रिसीवर ने अगर क्वेश्चन किए हैं तो उसके जवाब दो, जैसे इंक्वायरी की है। और ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं, आगे लिखा है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल, के बाजू का सवाल नहीं पूछे होते बट देयर इज सम रूम फॉर मोर इंक्वायरी, क्या उसके जहन में अभी सवाल नहीं है, वो मजीद आपसे कर सकता है, या उसको इस चीज के बारे में एम्बिग्विटी ना हो जाए, तो आप उसको दे देते हो। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, सारे क्वेश्चंस जो हैं आस्क्ड उनके आंसर दो, एंड गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिजायरेबल। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तब तो मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी थी कि आपको इवन जैसे मशीन आप कोई खरीदते हो, उसके पुर्जे सारे जोड़ने हैं, उसमें सब कुछ आपको लिखा होता है, और ताकि आप कहीं गलत उसको जोड़ ना लो, असेंबल ना कर लो, ताकि वो टूट ना जाए। कंसाइजनेस का मतलब है किसी बात को ब्रीफ करना, शॉर्ट करके कहना, लंबी बात नहीं करनी। जब लंबी बात नहीं करनी तो असल में क्या होगा उसके अंदर, एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन, जिसमें लफाजी बहुत ज्यादा हो, आप उसको शॉर्ट करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के जरिए भी, अभी जब एग्जांपल्स दूंगी तो आप वो भी देख लेना। और आपको याद होगा जब पढ़ाते वक्त मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आप ये कहते हो ना, ऐसे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट फिर ये पूछते हैं कि कंप्लीटनेस में सारा बताना है, एक्स्ट्रा बताना है, तो कंसाइज में छोटा क्यों करना है, फिर हम कैसे करेंगे। तो कंसाइजनेस में वो चीजें जो एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि द चेयर विच इज ऑफ ब्लू कलर, इसकी बजाय ब्लू चेयर क्यों नहीं कह देते हो, ठीक है, विच इज ऑफ ब्लू कलर ये एक्स्ट्रा है, तो आपने मैसेज को कंसाइज करना है। और इसका मतलब नहीं कि आप विच इज ऑफ ब्लू कलर ही निकाल दे, इसे पता ही ना चले कौन सी चेयर लेकर आनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान करनी है। उसके बाद इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, आपने रेलेवेंट बात करनी है, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी है। रिडंडेंसी जैसे पढ़ाया था आपको कि बहुत ज्यादा रेपिटेशन ना आ जाए या वर्डी ना हो जाए, तो आप कंसाइज मैसेज करेंगे। कंसिडरेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि आप कंसिडरेट हो। और आपको जब मैंने लिसनिंग भी सिखाई है कि एम्पैथिक लिसनिंग करोगे, एम्पैथाइज करोगे, तो कंसिडरेशन भी एम्पैथी है। तो आपने कंसिडरेशन में एम्पैथी और यू एटीट्यूड को याद रखना है, ठीक है। ये कंसिडरेशन का हिस्सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सवाल अगर आते हैं तो ये जरूर कंसिडर इसको किया जाएगा और बीच में इसके बारे में पूछा जाएगा। तो यू पर फोकस करो, आई और वी पर ना करो, यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपको मैंने क्या सिखाया था, यू से मुराद है कि आपने किसी को इंपॉर्टेंस देनी है, और किसी जगह पर जबकि आप ये समझते हो कि अगर मैं किसी को ब्लेम ना करूं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे यू इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देने लगते हो तो यू करो, क्योंकि आप कंसिडरेट हो। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैसेज कंसिडरेट होता है लेकिन उसमें यू का इस्तेमाल नहीं भी होता, तो उसमें कम से कम ये पता चल जाता है कि ये कंसिडरेट है, दूसरों का ख्याल किया गया है। तो मैं आज आपको वो भी बता दूंगी सारे एग्जाम्पल से। उसके बाद है शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, आपने ऑडियंस के बेनिफिट की बात करनी है, ठीक है, और उसके रिसीवर में इंटरेस्ट शो करना है। जैसे अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ा शो करेंगे कि हम कमाने के लिए आए हैं, हम तो बड़ा प्रॉफिट लेके जाएंगे। आप तो लोगों के फायदे की बात करते हो, ठीक है, कि जब आप इसको कहते हैं कि जी आप ही के लिए हम बैठे हैं, आप ही को हम देंगे, तो दिस इज कॉल्ड कि आपने ऑडियंस के बेनिफिट की बात की है। आपने अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पता है कि क्या करो, आप क्वेश्चन कर लिया करो। माहम फातिमा, आप क्वेश्चन कर लो, फिर मैं बीच में से ब्रेक जब भी टाइम लूंगी तो मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है एम्फेसाइज पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स है। आपने क्या करना है, प्लेजेंट और पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी। इसको मैं आपको अभी समझा दूंगी मजीद। कॉन्क्रीटनेस में सॉलिड, कॉन्क्रीट का मतलब है सॉलिड, ठीक है। जो कंसिडरेट है वो एम्पथी है, फील करना किसी को। कॉन्क्रीट है सॉलिड। जब आप सॉलिड बात करेंगे, जब आपकी बात रफ नहीं है, सॉलिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसे हम कहेंगे ये कॉन्क्रीट मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए आप फैक्ट्स का और फिगर्स का इस्तेमाल करें। आप ये ना कहें थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा इसको कर लो, आप उसे बताएं कितने इंचेस बड़ा किया जाए, कितने फीट लंबा किया जाए, तो उसको कॉन्क्रीटनेस कहते हैं, ठीक है। आप ये ना बताएं कि शाम को मिल लेना, आप उसको टाइम बताएं, ये बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक पुट एक्शन इन योर वर्ब्स का मतलब है कि आपने ज्यादातर एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, इससे आपका मैसेज स्ट्रांग हो जाता है।
इसके बाद है विविड, क्लियर, इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जिससे दूसरा पर्सन जो है उसका इमेजिनेशन पूरे का पूरा काम करे और वो उस चीज को फील करे, उस चीज को देख सके। ठीक है, उसे कहते हैं इमेज बिल्डिंग वर्ड। इसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी में आपने चीजें क्लियर बतानी है। जब आपने चीजें क्लियर लिखनी है उसके लिए प्रिसाइज, टू द पॉइंट, कॉन्क्रीट, सॉलिड, फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करो। ठीक है। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। इसका मतलब है कि जो तुम सेंटेंस बनाओ बहुत लंबा मत बनाओ, इफेक्टिव हो। और इफेक्टिव होने का एक और भी मजीद तरीका होता है। अगर आप डिटेल में जाना चाहिए तो आपको ये बताया था कि अगर आप क्लॉजेस देते हो, मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी मेन इंफॉर्मेशन और उसकी हेल्पिंग इंफॉर्मेशन देते हो, तो आप देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज रखी हुई है आपने। ठीक है। और उसके बाद है पैराग्राफ। आप जो है उसके बेहतर बनाओ, बहुत बड़े बड़े ना बनाओ, और एक आइडिया एक पैराग्राफ में दो। ठीक है। अगर एक से ज्यादा आइडियाज दिए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। इससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली दूसरों तक पहुंचा देते हो। कर्टसी में आपने किसी के साथ मोरालिटी का ख्याल करना है, मैनरिज्म का ख्याल, तमीज, अखलाक। ठीक है, उसे कर्टसी कहते हैं। और अच्छा एटीट्यूड शो करना कर्टसी होती है। यहाँ पे लिखा है बी सिंसियरली टैक्टफुल। आप बड़ी महारत से और सिंसियरिटी से काम करें। थॉटफुल, किसी का ख्याल करें। एप्रिशिएटिव, और उनके टाइम और उनकी एनर्जी और उनका फोकस आप पे करना है, कंसंट्रेशन, इन सारी चीजों को एप्रिशिएट करें। आप कहें कि भाई आई अप्रिशिएट योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर डिवोशन, सिंसियरिटी। ठीक है, ये सारा कुछ आप उनको बताएं। इसके बाद है यूज एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट से बात करें। कहीं ऐसा ना हो रिसीवर को लगे कि आपने बहुत ही यानी बहुत ही ज्यादा आपने रूड बात की है। इसके बाद है चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फर्क करने को, जैसे कि बड़े छोटे में आपने फर्क कर दिया, रैंक वाइज फर्क, स्टेटस वाइज फर्क, एज वाइज फर्क होता है, इवन मेल फीमेल का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप ऐसा काम ना करें, ना ही कोई ऐसा एक्सप्रेशन दें कि किसी को ये फील हो कि आपने उसके ऊपर टॉन्ट किया है या आपने डिस्क्रिमिनेशन यानी फर्क का इस्तेमाल किया है। तो ये आप ना करें, सबको बराबर का सलूक करें। इसके बाद एक करेक्टनेस। आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए। उसमें आपने देखा है यहाँ पर कि वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक, आपके वर्ड्स ठीक हो, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक लिखे हों, ये तो बात समझ में आती है। इसके अलावा पहले वाली पॉइंट पे लिखा है कि राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, और मैंने आपको लेवल ऑफ लैंग्वेज के सेपरेट एक सवाल आ जाता है। मैंने आपको बताया था देयर आर 3 लेवल्स, वन इज फॉर्मल, other is informal, and the third one is called substandard language. Substandard language is called slang, street language. जैसे आप किसी को बुलाते हो ऐसे ही, जैसे कि बिल्कुल ही रफ तरीके से, वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ऑफिस में भी आप हो तो इनफॉर्मली का मतलब यहाँ पर ये है, इनफॉर्मल मीन कि आप कॉन्वर्सेशनल बातें करते हो, इट्स लाइक कॉन्वर्सेशनल। आप बिजनेस के अंदर बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। और बुक में लिखा हुआ है कि ये फॉर्मल लैंग्वेज ज्यादातर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या कोई यूनिवर्सिटी की कोई प्रोस्पेक्टस है, कॉलेज की प्रोस्पेक्टस है, उसमें ऐसी लैंग्वेज होती है बहुत फॉर्मल। या फिर कोई लॉ जो का कोई पेपर है, कोई कोर्ट से पेपर आया है, और या गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज हम अपनी ऑफिस में नहीं बोल सकते। इसका ध्यान करें कि कौन सा लेवल आपने यूज करना है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द पर्सन। उसके बाद लिखा है थर्ड, मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स। इसकी पूरी बात का मतलब ये है पंक्चुएशन ठीक करो, कहाँ पे कैपिटल करना है कैपिटल करो, अंडरलाइन अननेसेसरीली मत करो, और फॉन्ट साइज का इस्तेमाल और फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल ध्यान से करो। तो ये सारा कुछ राइटिंग मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए हो? अच्छा, इसके बाद अब आपके पास इसकी जो डिटेल है, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है कि हैविंग ऑल अप्रोप्रिएट पार्ट्स। ठीक है। और कंप्लीट मैसेज में फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये आप रिवाइज कर लेना, मैंने भी आपको सारा बताया है। और ये भी बताया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अपने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बैकग्राउंड के मुताबिक आप बात करेंगे। ठीक है।
और क्योंकि उसे लिखा है कि हर इंसान के दिमाग के डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं, किसी को कोई चीज समझ आती है, किसी को दूसरी चीज समझ आती है। एक रीडिंग कर लेना। यहाँ पर चीज ज्यादा याद रखने वाली क्या है, वो है 5 Ws, कि आपने 5 Ws का ख्याल करना है, ये याद कर लेना। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये 5 W है, ये पेपर में आपको आ सकते हैं। और होगा क्या कि बाजुकात, क्योंकि आपको 4 में से एमसीक्यूज आते हैं ना, कि ABCD में से एक पिक करना होता है, तो वो आपको हु व्हाट एक पे लाइन में रख देगा, व्हेन वेयर दूसरी में रख देगा, वाई हु एक जगह कर देगा। तो फिर इस तरह आप जिसमें कॉम्बिनेशन गलत होगा, जैसे विच लिखा होगा या हुज लिखा होगा, ठीक है, और वेर एवर लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा, तो आपने वो देख लेना है कि वो 5 Ws की चेकलिस्ट में नहीं आता। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, उसके बाद है केस स्टडी पर आपने पूछा है सवाल लॉन्ग हो जाएंगे। नहीं, केस स्टडी भी आपको सवाल नहीं आते। आपको अगर आएगा भी तो मैंने आपको जो करवाई थी ना, 2-3 छोटा सा एक लाइन दो कि ये सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, तो वो आपको, या वो बताएगा ये कौन से वाली ये सिचुएशन है, मिस ए बात करता है बी से तो फिर सी से करेगा। इस तरह की केस स्टडीज है, और इसके अलावा उसको केस क्वेश्चंस कहते हैं। केस स्टडी नहीं आपको आती, आपको वो आएगा अगले लेवल पे जाके, जब आप कोई पढ़ोगे ना, कोई कोर्स, मैनेजमेंट का कोई कोर्स है, उसमें आपको शायद केस स्टडीज आए। यहाँ पर नहीं आपको आती, जब आपने थ्योरेटिकल पेपर देना होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने कहीं ना कहीं आपको दिए थे, केस क्वेश्चंस दिए थे, जो हमने ग्रुप किए थे ना, जो केस स्टडीज की थी, उसके अंदर केस क्वेश्चंस आपको 2-3 दिए थे। रिवीजन में फिर आपको समझा दूंगी। अच्छा, ये पॉइंट्स हैं कुछ, आप देख लीजिएगा। कंप्लीट मैसेज जो है डिजायर्ड रिजल्ट लेकर आते हैं विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एडिशनल मैसेजेस। पहली लाइन में लिखा है एडिशनल मैसेज आपको नहीं बनाना पड़ता। सेकंड में लिखा है आप गुडविल मेंटेन करते हो। गुडविल का मतलब क्या होता है, आपने किसी से अच्छा बिजनेस रिलेशन बनाया, आपने अपने कस्टमर को पूरी बात बताई, और वो आपकी और उसकी गुडविल मेंटेन हो गई, आइंदा से वो आपसे खरीदारी करना चाहेगा। थर्ड में लिखा है एवर्ट कॉस्टली लॉ सूट, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपने पूरी ना दी, मैंने आपको बताई, मैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर रही हूँ, तो अगर आपने इंफॉर्मेशन पूरी ना दी तो क्या होता है, उससे जो आपका रिसीवर है ना, मैसेज जिसको आप दे रहे हो, वो आपको यानी आपको अदालत में घसीट सकता है, आपके ऊपर कोई केस कर सकता है। तो आप पूरी खबर देंगे, पूरी बात बताएंगे, आप बीच में से काटेंगे नहीं, आपका स्टेटमेंट को आगे बता सकता है, देखिए इसने ये नहीं बताया था मुझे। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट मिनिमाइज होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है, कंप्लीट मैसेज से अगली लाइन में लिखा है सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाली, जो कम्युनिकेशन बाद में कोई पूछेगा फिर आपको देनी पड़ेगी, तो इससे आप टाइम भी बचा लोगे और वक्त अपना मनी भी बचा लोगे। इसके बाद आगे लिखा पॉइंट उसमें है टू परसुएड द रेसिपिएंट, आप अपने जो रेसिपिएंट है, रिसीवर है, उसको कन्विंस करोगे बाय गिविंग कंप्लीट पिक्चर। और लास्ट लिखा है असिस्टिंग द बेटर डिसीजन मेकिंग, आप उसको हेल्प करते हो कि वो अच्छी डिसीजन कर सकता है, जिसको पूरी खबर होगी वो अच्छा डिसीजन कर सकता है। आपने अगर पूरी रिपोर्ट कवरेज दी है, कंप्लीट आपकी कम्युनिकेशन है, तो वो उसको यानी डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो सके। समझ गए आप बात को? इसके बाद यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन जो है, अब इस पे लिए मैं टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक एक वही बात है कि काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, और लिखा है कि ये किस तरह कंप्लीट नहीं है। ये आपने पहले भी पढ़ ली हुई है, जिन लोगों ने रेगुलर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मिस भी कर दो तो। ठीक है जी, अजान हो रही है, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ।
जी, कंसाइजनेस शॉर्ट करना और इसके बीच में जो है वो लिटरल डेफिनेशन है ब्लॉक के अंदर, ठीक है? लिटरल ज़्यादातर नहीं कोई पूछता, लिटरल का मतलब है एग्जैक्ट, ठीक है? और नीचे यहाँ लिखा है जो वर्ड ये ओरिजिनल बुक में भी ये लिखे हुए थे कि टू से इन अ फ्यू एज पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग अदर सी क्वालिटीज, कि आपने दूसरी सी क्वालिटीज को कंसाइज करने के चक्कर में जाया नहीं करना, कुर्बान नहीं कर देना, ठीक है? ये ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका मतलब ये है कि आप कंसाइज करने में कहीं कंप्लीटनेस ना निकल जाए, कहीं आप बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर आपका ना हो जाए, ठीक है? ये देखना है। इसमें अगली लाइन में लिखा है कंसाइज मैसेज कंप्लीट होते हैं हर तरह से विदाउट बीइंग वर्डी। इसमें वर्डी एक्सप्रेशंस नहीं आते, वर्बोस लैंग्वेज जिसे कहते हैं वो नहीं आती, ठीक है? इसके बाद अगले पॉइंट्स में लिखा है कंट्रीब्यूट टू एम्फेसिस। यहाँ पर एक तो है सेव्स टाइम एंड एक्सपेंस, ये तो आपको पहले भी बात पता है। दूसरे पॉइंट जो हाईलाइटेड है इसमें लिखा है कंट्रीब्यूट टू एम्फेसिस बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वर्ड्स। जब आप मुख्तसर बात करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे अननेसेसरी वर्ड्स को, तो उसका फायदा ये होगा कि आप फोकस कर रहे हैं अपने रिसीवर की अटेंशन उस लफ्ज पर या उस जुमले पर जो कि छोटा सा है मगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस लोग कहते हैं ना बहस नहीं करते, वो कहते हैं बहस नहीं, जो कहा है वो करो। इसका मतलब है कि समटाइम्स देयर इज रिक्वायरमेंट कि आप टू दी पॉइंट बात करें और बस उसके उसके ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं जब करना, तो फिर बहस किस बात की, ठीक है? इसके बाद लिखा है कि इसमें कंसाइज मैसेज में कभी कभार आप यू व्यू इस्तेमाल करें। यू व्यू का मतलब है कोई इंपॉर्टेंस देना, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इसके बाद है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना दें, रिस्पेक्ट शो करें लोगों को उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लेकिन ये कंसाइजनेस में नहीं है। लेकिन वैसे आपने ये पॉइंट बस समझ लेने हैं कि कंसाइज मैसेज वर्डी नहीं होते, ठीक हो गया? इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि एन एनालिसिस ऑफ द लास्ट क्वार्टर सेल कैन बी फाउंड इन अपेंडिक्स बी ऑफ दिस रिपोर्ट। उसकी जगह ये कह दिया यू विल फाइंड द एनालिसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर इन रिपोर्ट। इसमें यहाँ पर ये थोड़ा सा मिक्स कर गया, ये आईसीएमए की बुक से है थोड़ा सा पॉइंट, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि इस वक्त कि आपने ब्रीफ शॉर्ट करके देना है और अननेसेसरी वर्ड्स को निकाल देना है, बस ये याद रखना है, ठीक है? इरेलीवेंट वर्ड्स निकाल देना है। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई थी कि वी मेक यूज ऑफ न्यू प्रोसीजर, इसी जगह वी यूज न्यू प्रोसीजर क्यों नहीं कहा, मेक यूज ऑफ क्यों कहा? इससे बात लंबी हो गई है, ठीक है? किसी चीज को बहुत लंबा नहीं खींचना। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज आवर होप दैट द कंपनी वुड अचीव इट्स टारगेट्स। इट इज आवर होप दैट, इतना लंबा कहने की बजाय वी होप क्यों नहीं कह दिया? ये मतलब है इसका, ठीक है? समझ रही ना बात को? इसके बाद जी आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये सारी एग्जांपल्स हैं। इन ड्यू कोर्स की जगह सून कह दो, फ्यू इन नंबर की जगह फ्यू कह दो। जो लोग रिवाइज कर रहे हो जस्ट गो थ्रू दैट वंस, और फिर एक दफा कर लेने के बाद जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना एमसीक्यूज, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ मिस तो नहीं किया, तो फिर दोबारा नोट्स देख लेना, ठीक है? इसी तरह फिर एक ये इलस्ट्रेशन है, जहां इलस्ट्रेशन का लफ्ज आएगा इसका मतलब है इसके अंदर एक मसला, एक इंसिडेंट डिस्कस हुआ हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहले वाला पॉइंट है जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है बहुत लंबा है, और इसको ठीक करके लिखा गया नीचे वो वाला ज्यादा शॉर्ट और कंसाइज है, ठीक है? अब आपके पास तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी। आपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर देना है। अब क्लैरिटी में क्या चीज होती है कि जब आपने, जैसे आप कोई किसी, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो खुदा ना खास्ता किसी की आई साइट अगर वीक होती है तो वो ग्लासेस पहनता है, उसको क्लियर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि किसी को एम्बिगुइटी या कोई ब्लर ना हो, यानी धुंधला ना हो। गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ द रीडर एक्यूरेटली इज द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग में डाल देना जो भी आपके मतलब है एक्यूरेटली, जो भी आपने मैसेज देना है, तो वो क्लैरिटी को शो करता है। इसमें यहाँ पर आपको कुछ मिसालें दी जो मैंने पहले भी पढ़ा बताया है। क्लैरिटी के लिए फेमिलियर, अप्रोप्रिएट, कॉन्क्रीट, एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है? और यहाँ पे कंक्रीट से मुराद कंक्रीटनेस नहीं है, इससे मुराद है सॉलिड वर्ड्स का इस्तेमाल करो।
अपने पर्पस को क्लियरली बताओ, इफेक्टिव पैराग्राफ सेंटेंस बनाओ। एक चीज और आपने ऐड कर लेनी है कि 15 से 20 वर्ड्स मैक्सिमम आप दो, और कोहेरेंस रखो। कोहेरेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी, यूनिटी, एक बात कहना। जैसे एक पैराग्राफ में एक आइडिया दे तो आप कहते हैं कि इसके अंदर कोहेरेंस है, या एक बात दूसरी बात से कनेक्टेड है। तो इस चीज का आपने ध्यान करना है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर मैसेजेस जो है स्टिमुलेट करते हैं। लास्ट ये पॉइंट है, इनटू एक्शन। अगर मैसेज क्लियर होगा तो आपका रिसीवर स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी वो प्रोवोक हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा आपका काम करने पर, उसको समझ आएगी। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि यहाँ पर जो प्रिटेंशियस मैंने वर्ड अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था, ये मैंने आपको बताया था कि आप फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। प्रिटेंशियस कहते हैं बनावट, बनावटी लफ्ज बाजुकात तंग करते हैं, यानी आपको वो आपको लगेंगे तो सही, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको तंग करते हैं। तो आप प्रिटेंड करने वाले वर्ड्स ना इस्तेमाल करें, चाहे कि उससे आपकी जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो, अकल लग रही हो। ठीक है। माहम फातिमा, आपका सवाल है अभी स्टार्ट किया हो तो कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। आप ऐसा करो ना, आपने अगर अभी स्टार्ट किया है तो जो 3 सेट्स पहले वाले वो तो क्लाउड पे पढ़ी है, वो आप पढ़ लो ना। उसकी आप देखो इतने दिन आपके पास फारिग होते हैं। अब कल क्लास होगी तो अगले, अगर तो आपका जैसे आपने रिक्वेस्ट किसी ने की भी है कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लो, तो वो मैं उनको से डिस्कस कर लूंगी। तो ऐसा हो सकता है, तो हम कर लेंगे। बहरहाल आपके पास कितने दिन हैं तो उसमें आप रिवाइज करो, और उसके साथ साथ आप जितने टेस्ट पढ़े हुए हैं, यानी आ, जैसे कहते हैं ना, आपके टेस्ट से मुराद है हमने एमसीक्यूज जितने किए हैं वो आप करो। और इतने ज्यादा लेटर्स होमवर्क जहाँ पे दिया था आपने, होमवर्क का सोल्यूशन दिया हुआ है, उन सारों को आहिस्ता आहिस्ता देखो ताकि आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओ। तो क्यों नहीं आपका हो सकता। और अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको लिसनिंग पे बहुत सवाल आएंगे, तो वो आएंगे ना आपको, इसलिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं। और देखो, आपको अगर सवाल आप कर लेते हो, आपको इतना अच्छा फॉर्मेट बनाना आ जाता है, तो मैं इसमें क्या, आपका कभी ऐसे हो सकता है कि आपकी तैयारी ना हो। ठीक है। अच्छा, अब पढ़ रहे हैं इसको, प्रिटेंशियस वर्ड इस्तेमाल ना करो, और एक सेंटेंस में मोर देन वन मेन आइडिया मत रखो, इसे अगली लाइन में लिखा है। और अरेंज करो आइडियाज को ताकि मेन आइडिया पहले आ जाए। और फॉरेन इक्वलेंट वर्ड्स इस्तेमाल ना करो, ना ही लैटिन टर्म्स का इस्तेमाल करो। यानी आप जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, एटसेट्रा, ईजी, या आई ई, दैट इज, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल ना करो। और जो लोग अभी सुन रहे हैं पहली दफा, उनको मैंने बता देती हूँ, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ना डू यूज, ये असल में मीनिंग है। जहां पे लिखा है डू नॉट यूज, ये असल में उसके मीनिंग है। सब्सिक्वेंट की जगह आफ्टर इस्तेमाल करो। ठीक है। ईजी की जगह एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह रिम्यूनरेशन की जगह पे। और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जैसे सिरका, डोमिसाइल, ये हम नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इनवॉइस स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट होती है। और इसके बाद क्लैरिटी पर एक, फिर एक एग्जाम्पल है ब्लॉक के अंदर, आपका टाइम मिले तो पढ़ लें, वरना कोई ऐसी बात नहीं है, इसको मिस कर देना। बस आप कॉन्सेप्ट लेकर एमसीक्यूज करो, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज करके, और जो एरिया आपको नहीं समझ आता फिर दोबारा से उसी को पढ़ लो कि जवाब तो आया है ये वाला, तो मेरा क्यों नहीं ठीक आया, ताकि जो जवाब उसने दिया है उस एरिया को फिर से पढ़ लो। ठीक है। करेक्टनेस में यहाँ लिखा है एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपने प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग का ध्यान करना है, और उसमें आपने सही चीज बतानी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। ठीक है। और इसके बाद आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल यूज इज नॉट इंस्टेड ऑफ इजंट। करेक्टनेस में वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल ना करो। isn't, haven't, want, ये ना करो, पूरा लिखो। ठीक है। want की जगह would not या will not कहो, should not कहो, shouldn't ना कहो, haven't ना कहो, have not कहो। ये भी याद रहेगा ना आपको। और क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन करेक्टली लोगों को पास ऑन करनी है। और आगे लिखा है चेक द प्रिसीजन, एक्यूरेसी, फैक्ट्स एंड फिगर्स। न्यूमेरिकल डेटा चेक करो कि मैंने जो अंदर उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, 1 2 3 लिखी हैं, जो भी आपने कैलकुलेशन लिखी वो गलत तो नहीं है।
डबल चेक टोटल्स, जो आपने टोटल वहां पे लिखे वो गलत ना हो, ध्यान करें, प्रूफ रीड कर लें, किसी और पर्सन से कहें कि प्रूफ रीड करो। और लास्ट इसका पॉइंट है, करेक्ट मैसेजेस जो है बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, यानी इम्पैक्ट का मतलब है बहुत अच्छा असर डालते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं आपको एक और भी कराऊंगी, यहाँ पे था, ये आपने किया था मेरे साथ, आप एक ग्रो में पढ़े तो आपको लगता नहीं है कि गलती है, इसमें करेक्टनेस की गलती है, स्पेलिंग इतने खराब है इस लाइन के अंदर, आउटलेट्स के आगे अपॉस्ट्रोफी आया हुआ है, नहीं आना चाहिए था। ठीक है। एक्सेप्ट के स्पेलिंग यहाँ गलत वाले हैं, दूसरे एक्सेप्ट वाले हैं, फैसलाबाद, विच, ये सारे गलत हैं। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो हाईलाइट चुके किया हुआ है, इसको पढ़ लेना और ये भी देख लेना कि इसका सोल्यूशन में उसने क्या बताया है। पांचवा पॉइंट है कंसिडरेशन। ये मेरा मुझे लगता है कि हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिडरेशन में दो और चीजें आ जाती हैं, यू एटीट्यूड आ जाता है, और सेंसिटिव केसेस में यू नहीं इस्तेमाल करना, और तीसरी एक और बात ये आती है जिसे एम्पैथी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल सही है कि कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। आप अपने मैसेज रिसीवर को दिमाग में रखिए, उसके मुताबिक अगर आप मैसेज करेंगे तो आप बहुत कंसिडरेट होंगे, आप दूसरों का ख्याल रखने वाले होंगे। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसे ही यू एटीट्यूड कहते हैं, और इसको ह्यूमन टच भी कहा गया, क्योंकि आगे एक और लफ्ज है यहाँ पर देखिए, एम्पथी। एम्पथी का मतलब है कि आपने किसी को फील करना है, इंसानों को समझना है। ठीक है, समझ रहे बात को। और आप यूं समझ लें कि आप कंसिडरेट अगर होते हो तो आप बाकी भी चीजों का ख्याल करोगे ना, कि इस बंदे को क्या समझ आएगी, आप उसको मुकम्मल खबर देंगे, आप उसको कर्टियस तरीके से बात करेंगे, तो बाकी चीजें भी हेल्प कर देती है। इसके बाद यहाँ लिखा है फोकस ऑन आई एंड यू ना करो, यू सॉरी आई और वी पे ना करो, यू पे फोकस करो। और एम्फेसाइज पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स की बात करो, ये मैंने आपको भी रोड मैप जो पढ़ा था आपने ध्यान से उसको रिवाइज कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हाट डू दे रियली नीड। आपने देखना है कि आपका जो, जैसे ये सिचुएशन एक लिखी हुई है कि आपने अगर कोई चीज बेचनी है, अगर वो बहुत ही सेंसिटिव सी कोई चीज है, जैसे कि फायर अलार्म है, तो उसमें आप क्या करना चाहोगे, फायर अलार्म बेचने में वो बंदा जो खरीदारी कर रहा है वो कम पैसों पे खरीदने पर इस वक्त नहीं उसका फोकस, उसका फोकस है कि वो क्वालिटी की चीज लेके जाए, इसमें सिक्योरिटी हो। तो ये आपने देखना है, ये हो सकता है कि इस तरह की कोई सिनेरियो आपको आ जाए और वो पूछे कि इस वक्त उस पर्सन का क्या फोकस है। ठीक है। और इसमें आपने दूसरों का ख्याल करना, ह्यूमिलिएशन यहाँ पे लफ्ज अंडरलाइन हुआ हुआ है, ह्यूमिलिएशन का मतलब है शर्मिंदगी ना हो किसी को। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, फ्लैटरी एंड चार्म, यानी थोड़ी सी खुशामद आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान करो कि इससे कहीं आप अपनी क्रेडिबिलिटी का मतलब है अपनी जो एतबार है वो कहीं ना खो देना। तो आपने दूसरों का ख्याल तो करना है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा फ्लैटरी भी पसंद नहीं होती, थोड़ा बहुत करना ठीक है। इसके बाद यू अप्रोच है। यू अप्रोच अभी मैंने बता दिया इसका मतलब क्या है, इसको यू एटीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है अपने रिसीवर की इंपॉर्टेंस का ख्याल करना, उसको इंपॉर्टेंस देना, इसको कहते हैं। और जो चीज भी आप कर रहे होते हो आप अपने रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि आपने अपने रिसीवर को, जो कि आपका कॉलीग हो सकता है, उसे आपने फ्लाइट पर जाना है, उसमें उसको आपने नेगेटिव बात पर फोकस नहीं करना कि तुम जिसे कहते हैं ना बिजनेस क्लास पे नहीं जा सकते। उसे ये कहें कि इस फ्लाइट के लिए, छोटे सफर की फ्लाइट के लिए आप जो है आपको इकोनॉमी क्लास टिकट मिलेगा। जी। यहाँ पर आई और वी की कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। आई, वी, यू एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं अगर वो 7 सीज में से आपको आए, कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और जहाँ पे आपको नहीं कहना, इसे लिखा ना आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस, इसकी जगह ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह यू विल बी या यू विल बी हैप्पी टू लर्न यूं कह दो।
या यू विल बी एबल टू शॉप इन द इवनिंग्स, ये कहने की बजाय कि हम आपको के लिए कर रहे हैं, आप कहेंगे आप इंजॉय करेंगे, ठीक है? तो इसमें आपका फोकस जो है दूसरे पर होता है, ये आपने देखना। और फिर क्या बताया आपको मैंने, सेंसिटिव केसेस, नेगेटिव खबरों में आपने वी एटीट्यूड यूज करना है, यू नहीं करना। और ये सारी एग्जांपल्स लिखी, एक दफा पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन, जो बच्चे अभी पहले भी पढ़ा हुआ है ना उन्होंने, और उस उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मैं आपको भी एग्जांपल्स कुछ और भी दूंगी। जी, क्या सवाल आपने किया? मुस्कान कह रही हैं आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगी। अ, मुझे नहीं लगता, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लेती हूँ कि उसकी जगह है भी कि नहीं। और दूसरा ये है कि माहम कह रही है आई और वी को दोबारा बता दें। देखो, एक मुहावरा की तरह है कि मैंने एक स्टेटमेंट बोली, उसमें आई एटीट्यूड है, यू वी एटीट्यूड है, कि जैसे मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि आई वुड बी अनाउंसिंग फॉर यू, आई एम हियर। जिस तरह की मैं बार बार मिसाल देती हूँ कि हमारे पीडीएम वाले कर रहे हैं आजकल, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ऐसे ही है ना। और तुमने ये कर दिया, ब्लेम कर रहे होते हैं। तो जो प्रोफेशनलिज्म यानी 7 C's कहता है कि जब कोई नेगेटिव खबर हो अपने पे डाल लो, और जो पॉजिटिव खबर है दूसरों को करे, ठीक है? यू विल बी हैप्पी टू लर्न कि यू विल यू कैन स्टे मोर हियर फॉर 2 hours, तो किसी के फायदे की बात है, ठीक है? या यू विल बी रिसीविंग द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, आपने अगले को फोकस किया है। ये नहीं कहना कि आई विल बी डेफिनेटली सेंडिंग यू टुमारो, इसमें आई एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन इस चीज का आपने ध्यान करना है कि कहाँ पे यूज करना है। फिर एक टर्म मैंने आपको सिखाई थी, यूफेमिज्म। अभी मैं ये जो आई और वी है ना, इसका मसला एक और छोटा सा एक है मेरे पास, मैं उससे आपको क्लियर करती हूँ। देखो, यूफेमिज्म का इस्तेमाल, इसको मैंने आपको सिखाया था बाद में भी। यूफेमिज्म जो है, हार्श वर्ड्स की जगह सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करने को कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी है, मुहावरतन क्या होता है यूफेमिज्म, जैसे कहते हैं ना शुगर कोटेड लैंग्वेज, जैसे मैंने उर्दू में मिसाल दी थी, इसे यूफेमिज्म कहते हैं। कहना कि फलां की डेथ हो गई है, खुदा न खास्ता, उसकी जगह कहे कि वो इंतकाल कर गए हैं, तो ये ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसे यूफेमिज्म कहते हैं। या यूं कहना कि ही हैज डाइड, उसकी जगह ही हैज पास्ड अवे, तो ये थोड़ा यूफेमिज्म में आ जाता है, ठीक है? प्लेजेंट एक्सप्रेशन हार्श की जगह। यहाँ पे अगर किसी को कहना ही इज अनएम्प्लॉयड नाउ डेज, उसकी जगह एक टर्म है ही इज बिटवीन जॉब्स, यानी एक जॉब छूट गई है, दूसरी जॉब के इंतजार में है, वो उसके दरमियान है। समझ रहे बात को? इसी तरह एम्प्लॉयज को फायर करने को डाउन साइजिंग कहते हैं, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ लफ्ज जो हैं मैंने आपको लिख दिए, तो ये आप इसको कहते हैं यूफेमिज्म, ये भी कंसिडरेशन का एक हिस्सा है। बड़ा रेयर है कि आपको ये पूछा जाए, लेकिन आप जहन में रखें। अगला पॉइंट आ गया जी, कॉन्क्रीटनेस है, सॉलिड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, और डिजिट्स का इस्तेमाल करना, फिगर्स का इस्तेमाल करना, ताकि बाद में कोई शक न रह जाए। इस तरह रिसीवर भी कॉन्फिडेंट होता है और सेंडर भी। अगर मैं आपको कह दूं कि आप मार्केट जा रहे हो, तो थोड़ी सी आ, आप जो है कैंडीज ले आना, और जरा चॉकलेट ज्यादा ले आना, ये क्या बात है? इसका क्या मतलब है? अब आप जो खरीद करने वहां खड़े हो, तो आप कितने परेशान हो रहे हो, आप कह रही हैं कि इसका क्या मतलब है, कितनी लाऊं, अंदाजन कितनी होनी चाहिए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। चाहे आप जितनी मर्जी भी ले आओगे, तो यू आर नॉट स्टिल कॉन्फिडेंट। तो जो बताने वाला है वो भी कॉन्फिडेंस से आपको बताए कि इतनी चाहिए, उसमें कोई शक ना रहे, और जो आप खरीद कर रहे हैं उनको भी कोई मसला ना हो। यहाँ पे लिखा है कॉन्क्रीटनेस का मतलब है डेफिनेट, विविड। डेफिनेट का मतलब है टू द पॉइंट, एग्जैक्टली क्या चाहिए। विविड का मतलब है क्लियर, ठीक है? क्लियर हो, रादर देन वेग। वेग का मतलब है जो कि क्लियर नहीं होता। जनरल का मतलब होता है जनरल बात करना, तो जनरल बात नहीं करनी, डेफिनेट करनी है। जिसको काम कहना उसको कहो, ठीक है? कॉन्क्रीट बोलो, ये मत कहो कि कर लेंगे वो हो जाएगा, इसका तो समझ ही नहीं आती।
फिर एक और लफ्ज आपको बताया मैंने कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब है वाजे, नजर आने वाला, सामने नजर आता है, ठीक है, स्पेसिफिक चीजें बताओ। और उससे आगे एक लफ्ज है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन धुंधला कर देना, वेग का मतलब ही धुंधला होता है, कि आपने ऐसा मैसेज नहीं करना जिसे लोगों को क्लियर समझ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ही आपने ध्यान से देखनी है। और यहाँ पे लिखा है कि आ, आपने ऐसे यानी इस्तेमाल करनी है डिजिट्स या फिगर्स जो कि क्लियर होते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अच्छा, इसकी एक मिसाल और क्या था, प्रोटेक्शन इन योर वर्ब भी आएगा। और विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स का मतलब है आप किसी को महसूस करें कि वो देखिए। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी, हर्टा मर्फी की बुक में एग्जाम्पल है कि अगर आपने फैक्ट्री गए, वहां बहुत गर्मी थी और आके कहते हो इट वॉज वेरी हॉट इन द फैक्ट्री, तो ये इतने कॉन्क्रीट लफ्ज नहीं है। उसकी जगह उसे लिखा द स्वेट वॉज ट्रिकलिंग, यानी पसीने टपक रहे थे। तो वो असल में अपने बॉस को ये बताना चाह रहा था कि जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, तो उसने के लिए उसने ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो इसे आप कंक्रीट कहते हैं। इसी तरह और एग्जांपल्स वहां पे लिखी हुई बहुत सारी, कि कहा जी इस दफा आईसीएमए के स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनका पास रेट पहले से बेहतर है, ठीक है। अगर आपने इतना ही कहना है तो ये पास रेट पहले से बेहतर है, ये सर उनका पास रेट इस दफा बेहतर आया है, ये क्या होता है? आप लिखिए कितने परसेंट हायर है, ठीक है, कितने परसेंटेज जो है वो हायर है, वो लिखोगे तो उसे कॉन्क्रीट कहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ गए हो ना? तो यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। और कभी कभार आपने यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज, सिंबॉलिकल लैंग्वेज कभी कभार हम करते हैं, उससे भी आपका जो है बहुत क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखो ना, एक मिसाल नजर आ रही है कि सेल्स, आपने सिर्फ कहा कि सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, आपको नजर आ रहा है ना कि सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई है, ये कहा आपने। उसकी जगह आपने क्या कहना था, सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 6%, इतना भी कह दो तो काफी है। लेकिन उसने मजीद सिचुएशन के मुताबिक कहा 50 मिलियन से 53 मिलियन हो गई इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, यानी पहले 6 माह में हमारी सेल जो है वो 53 मिलियन को टच कर गई है। तो कितना ज्यादा आपको क्लियर समझ आया कि कोई मैसेज क्या है, कॉन्क्रीट मैसेज है। तो ये आपको पूछा जाएगा। और वेग लफ्ज इस्तेमाल ना करो। यहाँ पर मैंने आपको जितने लफ्ज है ना ये वेग है, स्मॉल, फ्यू, सेवरल, ये सब वेग है। इससे कैसे पता चलता कितना? जैसे अ फ्यू बॉयज वर स्टैंडिंग देयर, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने 4 लड़कों को फ्यू कह दिया, मेरे ख्याल में 15 लड़के फ्यू थे, तो इस तरह हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आप इस तरह मिस इंटरप्रेट नहीं करते। इसके बेनिफिट्स लिखे हुए आप रीड कर लेना कि कॉन्क्रीट मैसेजेस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, और विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड इस्तेमाल करें। और आपको याद होगा ना कि मैंने आपको इमेज बिल्डिंग में एक मिसाल ये भी दी थी कि जब आप कोई राइटर एक्सप्लेन करता है कि जी सहरा में बड़ी गर्मी है, वो किस तरह स्केच करता है कि आप फौरन फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी पिज्जा की, कि पिज्जा जो है आपको कोई एक्सप्लेन करे कि इट्स वेरी चीजी टॉपिंग, डिलीशियस, स्पाइसी पिज्जा। तो ये सारे जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ ये इमेज बिल्डिंग है, ताकि आपकी आंखें देखें उस पिज्जा को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे इमेज बिल्डिंग वर्ड कहते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर एक और चीज मैंने फिर आपको बताई थी यहाँ पर, ये जो कि हर्टा मर्फी की बुक में इस्तेमाल हुआ है, जैसे यूफेमिज्म बताया था ना, इस तरह आपको डेनोटेशन, डेनोटेशन मैंने बताया था। डेनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी लफ्ज का इस्तेमाल करना, और कॉनोटेशन होता है जब आप फीलिंग्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप ज्यादातर जैसे आप इमोशनली इमेजिनेटिव चीजें इस्तेमाल करते हो, तो कॉन्क्रीट कहता है कि डेनोटेशन का इस्तेमाल करो, ठीक है, और कॉनोटेशन ना करो। ये यहाँ पर वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन कभी कभार आपने अपने सॉलिड करने के लिए पॉइंट्स को आपने उसको एक्सप्रेस करना होता है इस तरीके से। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स और लिखे हैं, ये वाली सारी एग्जांपल्स थी, ठीक है। ये आप एक दफा देख लेना। और सातवां और लास्ट हमारे पास पॉइंट है, वो है कर्टसी। अब मैं ये भी बताती चलूं कि मुख्तलिफ किताबें इसकी तरतीब मुख्तलिफ रखती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने से सीए की बुक है, उसमें लास्ट करेक्टनेस है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कोई तरतीब नहीं है।
लेकिन ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो कर्टसी में अखलाक, पोलाइटनेस और किसी के साथ अच्छा बिहेवियर शो करना कर्टसी। और कर्टसी में आपने मैनरिज्म का ख्याल करना होता है, ठीक है? आपने दूसरे की जो है उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, इसका ये मतलब है। और इसमें जैसे होता है ना, हमारी पूरी जिंदगी में हमें कहते हैं ना कितना कर्टियस तरीका है, किसी ने गिफ्ट दिया आपने थैंक यू बोला, थैंक यू वेरी मच आपने कहा। अगर आपने उठा के रख लिया, वो कहेगा कितना बदतमीज इंसान है ना? दैट इज कर्टसी। क्या आप कर्टसी नहीं है? कहते कर्टसी मैनरिज्म आपको नहीं आता। और कर्टसी में अगर कोई पर्सन जो आपसे बात करना चाहता है, आप खड़े हो जाते हैं। वो हो सकता है आपका एज फेलो हो, आपसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन आप खड़े होकर सुन लेते हैं। इट्स लाइक कर्टियस वे। आप गुजरते हैं और दरवाजा जो है वो किसी के मुंह पे नहीं मारना, दरवाजे को पकड़ा रखिए। वो दूसरा पर्सन आपके पीछे है, वो दरवाजा पकड़ लेगा, आप चले जाएं, वो आपको थैंक यू बोले, ठीक है? उसको जरूरी है थैंक यू बोलना। तो ये सारा कुछ जो है आप करते हैं। इसमें लिखा है पॉइंट, सिंसियर रहिए, टैक्टफुल रहिए एंड थॉटफुल रहिए, अप्रिशिएटिव रहिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, रिस्पेक्ट शो कीजिए, इरिटेटिंग वर्ड्स इस्तेमाल ना कीजिए। और एक यहाँ पे वर्ड है क्लीशेस, ये मैंने आपको तब भी सिखाया था। क्लीशे का मतलब है घिसी पिटी बातें। कभी कभार ऐसी घिसी पिटी बातें जो कि जैसे होता है ना कि बाजू का हम किसी को कह देते हैं कि आपको जो है बहुत ही यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपका सारा रवैया जो था वो इतना बुरा था कि यानी आपका इतना रवैया बुरा था कि आपके मैनर से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं हुए थे। तो वहां पर वो चीजें जो है उसको क्लीशेस कहते हैं कि आपने सुनी सुनाई बातें और सुनी सुनाई कलमात याद रखे हैं, और कभी कभार वो लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे क्लीशेस का इस्तेमाल ना करो, ठीक है? जैसे वो मैं एक मिसाल दी थी कि तुम बड़े होके बेटा क्या बनोगे? तो तुम छोटे से बच्चे थे, तुमने कहा कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, इंसानियत की खिदमत करूंगा। तो ये सारे क्लीशेस हैं, ठीक है? ये सब क्लीशेस हैं, ये किताबों में लिखी बातें हैं, प्रैक्टिकली लोग नहीं कर रहे होते। तो ये सारा कुछ है, इसका ध्यान करें कि कहाँ कोई चीज किसी को चुभ ना जाए। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटर बताया था, वो भी करना है। और ये भी लिखा है क्वेश्चनेबल ह्यूमर। क्वेश्चनेबल ह्यूमर का मतलब है ऐसा मजाक करना जिस जो किसी को नाराज कर दे, जिस पर इसको एतराज हो। क्वेश्चनेबल में एतराज वाला, आप ऐसा मजाक मत करें किसी के साथ। और आगे यहाँ पे लिखा है नॉट ऑफेंड, आप किसी को ऑफेंड ना करें, यानी वो आपसे नाराज हो जाए। और यहाँ पे एक और वर्ड नजर आया अनबाइस्ड, ये हम बार बार लफ्ज पढ़ रहे हैं। अनबाइस्ड का मतलब है आप न्यूट्रल हैं। बाइस्ड लोग होते हैं जो न्यूट्रल नहीं होते, ठीक है? तो आपने किसी को ऑफेंड नहीं करना, किसी को नाराज नहीं करना। किसी का रिलीजन और है, किसी का कल्चर और है, किसी का जैसे फिजिकल अपीयरेंस और है, कोई मोटा है पतला है, आपका बिल्कुल तरीका नहीं है कि आप उसको लेके करें जेंडर, यानी मेल और फीमेल को मजाक कर लेना, उनके पास जी खवातीन तो होती ऐसी है ना। और खवातीन बंदों को कहें कि जी छोड़े, आप तो सारे ही ऐसे लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन पे लेके जाती हैं। तो आपने इन मैसेजेस में इसका ख्याल करना है। उसके बाद है कर्टियस मैसेजेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है? और कोई भी ऐसी असर्शन का मतलब है ऐसी बात ना डालो जो ये शो करे कि सेंडर जो है यानी कहने वाला राइट है और रिसीवर रॉन्ग है। यहाँ पर एक जो मिसाल है ना, यहाँ पर आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस कंफ्यूजिंग टेबल्स, ये हर्टा मर्फी की बुक में थी। और उसकी जगह ये कहना कि इट इज माई अंडरस्टैंडिंग, कि मैं ये समझ रहा हूँ दैट द टेबल शुड इंक्लूड ओनली स्पेसिफिक डेटा, या कुछ भी कहना था। लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड इतने गुस्से से कहना। और मैं आपको फिर एक बात बता दूं, देखो आपने एक ओवरव्यू ले लिया है, जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं, आपने एक ओवरव्यू ले लिया। आपने देखा कि पांच सातों जो प्रिंसिपल्स हैं उनका आपस में किस तरह फर्क फर्क है, ठीक है? फिर अब आपने क्या करना है, आपका पहला काम ये होगा कि आप एमसीक्यूज करोगे। आपको मैंने दोनों सोर्सेस बता दिए हैं। बीसी 1000 में थर्ड वाला चैप्टर आता है, और आपके पास जो है इसके अलावा आपके सीए की बुक के थर्ड चैप्टर, और उसके एंड में सारे आंसर्स हैं दोनों में। तो आप वो साथ साथ करते जाओ, एक टॉपिक आपका बिल्कुल फेल हो जाएगा। और ये बस आपको कुछ और मिसालें दी हुई है कि जनरसली आप लोगों के साथ अच्छा करो। कि अगर कोई चीज आपने गलती से नहीं डाली, उसके लिए अपोलोजाइज कर लो, ठीक है? और ये सारा कुछ तरीके क्या है
ये आपको शो कर रहे हैं व्हाट द कर्टसी, ठीक है। तो ये बात अब खत्म हुई। अब मैं आपको जस्ट 1 मिनट के लिए आपको मैं दोबारा से, आप देखो, कंप्लीटनेस हर तरह से पूरा करना, एक्स्ट्रा देना, कंसाइजनेस, शॉर्ट बात करना, ब्रीफ बात करना, टू द पॉइंट करना, वर्डी एक्सप्रेशन निकालना, क्लैरिटी, जो चीज जो लफ्जों का इस्तेमाल करो या सेंटेंस को लंबा छोटा जैसे करो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, 15 से 20 लफ्ज डालो। करेक्टनेस में आपने हर तरह से करेक्ट खबर देनी है, उसके फैक्ट्स फिगर डिजिट्स वो ठीक हो, आपका फॉन्ट साइज ठीक हो, स्पेलिंग ठीक हो, राइटिंग मैकेनिक्स सारे ठीक होने चाहिए, कुछ अंडरलाइन करना है कि नहीं करना। कॉन्क्रीटनेस में सॉलिड लफ्जों का इस्तेमाल, फैक्ट्स एंड फिगर का इस्तेमाल करना है, या कुछ ऐसे लफ्ज जिससे कि वो इंप्रेशन पूरा आ जाए जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो। कंसिडरेशन में दूसरों का ख्याल करना, खुद को उसकी जगह पे रखना, और वो मुहावरा फिर बार बार कहती हूँ कि पुट योर फीट इन समबडी एल्स शूज एंड फील वेयर द शू पिंचेस। आप अपने पाँव अगले के जूते में डालें और देखें वो कहाँ चुभ रहा है। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। और कर्टसी मीन बहुत ही मैनर्स का ख्याल करना, तमीज के साथ, अखलाक के साथ। अब आप जाते हैं, ऐसे बैंक में जाएं, किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन में आप जाएं, तो जो लोग हैं वो खड़े, उनका काम है कि आपके साथ कर्टसी से बात करें। जी मैम, जी सर, मे आई हेल्प यू, ये सब क्या है? कर्टसी, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज कम अगेन, थैंक यू फॉर योर स्टे। इस तरह की बातें लोग करते हैं, क्या है ये कर्टसी है, मैनरिज्म है। ये आपको चाहिए, आपको ऑफिस में आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह किसी से बात करें, ठीक है। ये बात अब क्लियर हो गई। अब आपको जो रिवीजन के एक मैंने छोटा सा मैंने आपको बताया था, मैं वहां पे आपको लेके जाती हूँ। उसमें आपके लिए इंटरेस्ट के लिए 7 मैंने क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, एमसीक्यूज, वो भी आप कर लेंगे। जी, देखो, हमने कुछ नहीं करना, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल्स कराने लगी हूँ। देखो, ये एक बैड एग्जांपल है क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है, हाय जॉन, आई वांटेड टू राइट यू अ क्विक नोट अबाउट डैनियल। मैं डैनियल के बारे में लिखना चाह रही थी। हु इज वर्किंग इन योर डिपार्टमेंट, जो आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ही इज अ ग्रेट एसेट, एक बहुत बड़ा सरमाया हमारे लिए। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू मोर अबाउट हिम व्हेन यू हैव टाइम, बेस्ट। और ये उसने अपना नाम लिख दिया, ठीक हो गया। अब क्या है कि या बेस्ट रिगार्ड्स शॉर्ट करके जल्दी जल्दी लिखा है। इस पूरी बात में, चूंकि बात हम बात करें क्लैरिटी की, आपको नहीं पता चला कि ये ईमेल में क्या बताना चाह रही खातून, या उसने ये नहीं बताया, या मेल है जो भी है, कि डैनियल के बारे में लिखना है, हु इज वर्किंग क्या लिखना है, ही इज एन एसेट क्या किया है उसने, कुछ नहीं पता। क्या मेरे से मजीद मालूमात हासिल करना चाहती, कुछ नहीं क्लियर हुआ। तो उसके लिए उसने कहा कि मैं आपको अब ये मामला ठीक करके दिखाता हूँ। अब जब मामला ये ठीक किया इसी का, तो अब आप देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा, हाय जॉन, अब आप देखिए जरा, अब देखो ना, जब उसने मामला ठीक किया तो लंबा हो गया ना थोड़ा सा। आपको ये बात नहीं है कंप्लीटनेस की, क्लैरिटी के लिए भी आपको अगर कोई लफ्ज आप खा रहे हैं और मुकम्मल नहीं बता रहे और बात क्लियर नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्लियर तो करनी पड़ेगी ना। और ये भी एक बड़ी जरूरी बात होती है कि क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, ये सारे के सारे सारे दोस्त हैं ये आपस में, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपने बहुत सारी चीजों को किसी दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, उसने लिखा है, वांटेड टू राइट यू अ क्विक नोट अबाउट डैनियल कैडर, उसका पूरा नाम, हु इज वर्किंग इन योर डिपार्टमेंट, ताकि हो सकता है डैनियल एक और भी हो, उसने उसका सरनेम भी दे दिया, हु इज वर्किंग इन योर डिपार्टमेंट। इन रिसेंट वीक्स he has helped the IT department through several pressing deadlines on his own time। यानी उसने, अब ये किस तरह वो एसेट है, वो किस तरह एक बहुत बड़ा सरमाया है, क्योंकि उसने रिसेंट वीक्स में, अभी शुरू कुछ वीक गुजरे जो करीब ही, उसने आईटी डिपार्टमेंट में हेल्प की है बहुत ज्यादा। प्रेसिंग डेडलाइन का मतलब है डेडलाइंस बहुत करीब थी, तो उसमें उसने काम करके दिया। वी हैव गॉट अ टफ अपग्रेड project due to run over the next 3 months and his knowledge and skills would prove invaluable। कि हमें अगला फिर काम है, उसमें बहुत ज्यादा हमें इसकी चाहिए। could we please have his help with this work
क्या वो हमें इस तरह हेल्प कर सकता है? आई वुड अप्रिशिएट स्पीकिंग विद यू अबाउट दिस. When is it best to call you to discuss this future? पहली बड़ी बात में कुछ समझ नहीं आया था. वो बंदा मेरे अंडर काम कर रहा होगा, आप मुझसे इजाजत लेना चाहते हैं कि वो मजीद, पहले भी उसने हेल्प कर दिया है और हो सकता है कि मुझे पता ही ना हो, या मैंने उसको उसने अपने तौर पर देखा ना, ऑन इज ओन अपने वक्त में से वक्त निकाल कर हमारी हेल्प की. हो सकता है वो 5 बजे के बाद रुक जाता हो और मेरे नॉलेज में ये बात ना हो. अब वो मुझे बता रहा है बंदा कि वो काम अब मजीद हम उससे थोड़ी हेल्प लेना चाह रहे हैं कि हम कोई आप बस बता सकते हैं हमें. तो बात ये है कि बात क्लियर नहीं थी. तो ये इतना लंबा पेपर में नहीं आता, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपका, सिर्फ कॉन्सेप्ट. जो पेपर में आता है अभी मैं 7 सवाल करा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा और बाकी आप खुद कर लोगे जो मैंने आपको बताया था. ये आई थिंक ये जस्ट लेट मी चेक कि मैंने किस मिस कर दिया किसी को. हाँ जी, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो कंसाइजनेस आ गया. ठीक है, कंसाइजनेस में आप देखिए कि ये बहुत लंबा लिख दिया उसने, जबकि वहां पे गुंजाइश थी कि वो छोटा कर लेते. इतना लंबा लिखा है आई वॉन्टेड टू टच बेस विद यू अबाउट द ईमेल मार्केटिंग कैंपेन. यानी मैं ईमेल मार्केटिंग कैंपेन जो है उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ. वी काइंड ऑफ sketched out last Thursday. I really think that our target market is definitely going to want to see the company's philanthropic efforts. philanthropic मैंने आपको बताया था ना, philanthropic क्या होती है, इंसानी खिदमत की efforts. I think that could make a big impact and it would stay in their minds longer than the sales pitch. For instance, if we talk about the company's efforts to become sustainable, अब ये थोड़े शायद अल्फाज भी आपको समझ में आ रहे हो क्योंकि ये यानी अभी आपको इतना नो हाउ नहीं है बिजनेस टर्मिनोलॉजी की जो आप अभी पढ़ोगे. तो as well the as the charity work we are doing in local school, then the people that we want to attract are going to remember our message longer. The impact will just be greater. What do you think, Jessica? इस पूरी बात में इसलिए आपको बात नहीं दिमाग में पड़ी होगी कि ये इतना लंबी बात की है कि कम टू द पॉइंट वाली बात थी कि भाई कहना क्या चाहते हो. उसके लिए यहाँ हुआ आई वॉन्टेड टू quickly discuss the email marketing campaign that we analyzed last Thursday. Our target market will want to know about companies' philanthropic activities, efforts, especially your goal to become sustainable and help local schools. This would make a far greater impact and it would stay in their minds longer than a traditional sale pitch. What do you think, Jessica? अब ये बताना सिर्फ मैं आपको चाह रही हूँ कि अभी ये वाली एग्जाम्पल या वो जो पहले आपने पढ़ी हुई है वो एग्जाम्पल्स भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये जरा थोड़ा सा लंबा था, तो अब ये जरा मिसाल जो है जरा शॉर्ट है, तो इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी. यहाँ पे हम बात करें कॉन्क्रीटनेस की, और यहाँ पे कॉन्क्रीट मैसेज में उसने लिखा है, एक एडवर्टाइज किया है, एक लंच बॉक्स वो बेच रहे हैं विजर्ड. उन्होंने कहा द लंच बॉक्स विजर्ड विल सेव यू टाइम एवरी डे. यानी हमने एक लंच बॉक्स जो है फुल पैकेज वाला बनाया है, इससे आपका टाइम जो है बच जाएगा. ठीक है, अब ये है क्या समझ नहीं आई इस पूरी बात से, और कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है. उसके लिए यहाँ पे लिखा है, सही है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एवरी डे पैकिंग योर किड्स लंचेस? नो मोर. Just take a complete lunchbox wizard from your refrigerator each day to give your kids healthy lunch and have more time to play or read with them. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना टाइम सेव करिए और हमारा जो है ये पैकेज खरीदे और इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा. तो क्या हुआ, ये सारी बात आपने एक उसको दे दिया है कि पूरा आपने पैकेज दे रहे हो. ठीक है, और इस तरह से आपको क्लियर हो गया है कि आप क्या चीज बेचना चाह रहे हो, क्या चीज देना चाह रहे हो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल इसमें सबसे आपके काम आएगी, मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी है. अच्छा, करेक्टनेस में पता क्या है, अब आप देखिएगा जरा, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. करेक्ट में लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी एट लंच टुडे. आई एंजॉयड योर आवर. अब ध्यान करो, आई एंजॉयड आवर समथिंग and I'm looking forward to moving ahead. I enjoyed our what? आपने क्या पढ़ा होगा भला? आपको क्या लगता है ये क्या है? आपने शायद ध्यान नहीं किया. ये चीज मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये लिखा हुआ है I enjoyed our conversation नहीं है,
कंजर्वेशन लिखा हुआ है गलती से, स्पेलिंग खराब कर दिए, तो बाजुकात आपको पता नहीं चलता। जैसे अभी मैंने फैसलाबाद और वो जो एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। तो इसी तरह ये देखो, ये स्पेलिंग 2 वीक के स्पेलिंग आप देख रहे हो, 2 वीक का टाइम है, 2 वीक डेडलाइन, ये वीक के स्पेलिंग कौन से आ गए। तो कई दफा स्टूडेंट को गेट ही नहीं करते कि यहाँ पे करेक्टनेस की गलतियां हैं, जबकि वो किसी और चीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर करेक्ट नहीं है ना, तो आपने लिख देना कि ये करेक्ट ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये यहाँ पर आपको मेरे ख्याल ये मेरी बात समझ में आ गई है। इसके आगे जो लिखा हुआ है वो आप देखेंगे कंसिडरेशन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा। कंसिडरेशन में क्या हुआ है कि एक ए है पर्सन, वो जरा गौर कीजिए, वो कुछ बता रहा है और बी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे सिचुएशन समझ लें, ये जो हाईलाइटेड इसको सिर्फ पढ़े। लिखा हुआ है आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज, ये ए कह रहा है। ए ने क्या कहा, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। अब बी अगर उसका वन रिस्पॉन्स है तो वो कहता है व्हाई इज इट सो। जब आपने कहा आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आपने कहा व्हाई इज इट सो। अच्छा, अगर टू रिस्पॉन्स है, यू शुड ट्राई हार्डर, दूसरा। और तीसरा है आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कॉन्सेंट्रेट स्टडीज गिवन द सिचुएशन यू आर इन। यानी जब तुम्हारे जैसी सिचुएशन में बंदा हो तो मैं समझ सकता हूं कि कितना मुश्किल है कॉन्सेंट्रेट करना स्टडीज को। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है। B1, B2, B3 में किसका मैसेज सबसे ज्यादा कंसिडरेट है, तो आप कहेंगे B3 का, क्योंकि B1 वाई इज इट सो पूछ रहा है आगे से। तो B1 का मतलब है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, B1 रिस्पॉन्स इज सर्चिंग रिस्पॉन्स। कहते हैं सर्चिंग रिस्पॉन्स, पता क्या होता है, जो क्यूरियोसिटी होती है। लोग बस बहुत ही खराब होते हैं, वो बजाय आपको हेल्प करने की मजीद आपके बारे में पूछना आपने कहा जी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही, आप उल्टा उसको और टीज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, मतलब आप तो बहुत ही सेवी हैं, दूसरे के से नहीं कुछ हो रहा। आप ये कहना चाहते हो, गलत हो गया। इसके बाद है ये सवाल बिल्कुल आ सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे रिस्पॉन्स। यहाँ पर कह रहा है यू शुड ट्राई हार्डर, ये क्या है, एडवाइजिंग रिस्पॉन्स है। ठीक है, और आप जरा सुपीरियर पोजीशन पे आ गए। और जो तीसरा था, इसमें कहा है कि आपको जो है वो मैं समझ सकता हूँ इस पोजीशन को, ये एम्पेथाइजिंग रिस्पॉन्स है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है कि वो पर्सन आपके साथ एम्पैथी शो कर रहा है। ठीक है, ये कंसिडरेट रिस्पॉन्स है, तीसरे वाला B3। क्लियर होगी बात। आगे एक और चीज है, यहाँ पर यू के हिसाब से ही मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन सिर्फ मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है we are happy to announce that transaction can be made even after 3 p.m. till 5 p.m. at the teller counter। जो आपके कैशियर वगैरह होते हैं उनके काउंटर पे 3 से 5 बजे तक we are happy to announce कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आप पैसे दे जमा या ले सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। उसकी जगह आपने कहना है यू विल बी, कस्टमर को कहना है यू विल बी एबल टू डू ट्रांजेक्शन आफ्टर ऑफिस आवर्स एट द टेलर काउंटर टिल 5 या 3 to 5, जो भी आपने कहना है। तो आपने यू विल बी एबल टू डू या जो कुछ भी, इसमें यू एटीट्यूड आ गया। ठीक है, इसमें कस्टमर को आपने प्रायोरिटाइज किया है कि आपने उसको प्रायोरिटी दी है। इसके बाद एक दफा नेगेटिव लुक के लिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। इसमें है केबल टीवी ऑपरेटर एक कह रहा है यू हैव फेल्ड टू पे द ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर योर केबल कनेक्शन। आपको एक टेबल आप ऑपरेटर कह रहा है, कहना चाहिए द ड्यूज फॉर केबल टीवी कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रिमेन्ड अनपेड। अब ये सेकंड में वो थोड़ा कंसिडरेट है, ठीक है। फर्स्ट में इनसेंसिटिव है, दूसरे वाले में सेंसिटिव उसके लिए हो गया है कि ड्यूज फॉर केबल कनेक्शन फॉर द मंथ रिमेन अनपेड, यानी वो अनपेड रह गए, या हैव नॉट बीन रिसीव्ड ये भी कह सकते हो। तो दोनों ठीक है। और इसका लास्ट है प्लेजेंट फैक्ट डालना, वो भी कंसिडरेशन का पॉइंट है। इसमें लिखा है, ये आपको मैंने पहले भी इससे मिलती जुलती करवाई थी, ये लिखा हुआ है गुड्स इन बैड कंडीशन एंड विदाउट द बिल विल नॉट बी एक्सचेंज्ड। अगर आप ऐसा कहोगे तो ये अच्छा नहीं करोगे। इसकी जगह कहना है गुड्स इन गुड कंडीशन, या सामान जो आपने रिटर्न करना है इन गुड कंडीशन accompanied by bill या with the bill can be exchanged। ठीक है, कि
जो आपने चीजें अगर एक्सचेंज करनी है तो उनकी कंडीशन ठीक होगी और वो साथ बिल भी होगा तो हम कर लेंगे। समझ रहे बात को? अब जी कंप्लीट का आ गया है, इसकी भी मैं देख लेती हूँ एग्जाम्पल और फिर मैं आपको एमसीक्यूज देती हूँ। 7 इसके बाद आते हैं जी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने हाय एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू सेंड यू ऑल अ रिमाइंडर अबाउट द मीटिंग वी आर हैविंग टुमारो, सी यू देन क्रिस। अब आपने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, नॉट एट ऑल। आई जस्ट वांट टू सेंड यू रिमाइंडर अबाउट मीटिंग वी आर हैविंग टुमारो। इसको अगर कंप्लीट करना है ज्यादा, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू अबाउट टुमारोज मीटिंग ऑन द न्यू टेलीकम्यूटिंग पॉलिसीज। रिमाइंड अगर करवा ही रहे हो तो किस पर होनी है ये भी बता दो। और द मीटिंग विल बी एट 10 AM in the second level conference room. Please let me know if you can't attend. ये कंप्लीट मैसेज है जिसमें बहुत तमीज के साथ आपको अपने ऑफिस में ये लिखना होता है, सी यू देन, बाकी ठीक है। ये क्योंकि ईमेल जरा थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, इसमें कोई जरूरी नहीं होता बहुत ज्यादा कहना, आप इस तरह लिख सकते हो। तो आपने देखा है ना कि कंप्लीट मैसेज एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी कर्टियस, जिसमें बदतमीजी के साथ किसी ने कहा है यहाँ पर, I wanted to let you know that I don't appreciate how your team always monopolize the discussion. Monopolize का मतलब होता है आपने monopolize करना, monopoly यानी वो एक ही बंदा या एक ही ग्रुप जो है वो छा जाता है, अकेला बात करता रहता है। तो आपकी I don't appreciate कि आपकी टीम कैसे monopolize करती है discussion at your weekly meeting. I have a lot of project and I really need time to get my team's progress discussed as well. मैं ये भी चाहूंगा कि मेरी टीम जो है उसके भी प्रोजेक्ट को डिस्कस किया जाए, आप ही करते रहते हो, इसका मतलब है so far thanks to your department I haven't been able to do that. Can you make sure they make time for me and my team next week? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरी टीम नेक्स्ट टाइम जो है इस पर बात कर सके? ठीक है, तो ये मसला तो बहुत है, लेकिन उसको कर्टियस कैसे किया जा सकता है? देखो इसको लिखा है, आई वॉन्टेड टू राइट यू अ क्विक नोट टू आस्क अ फेवर। अब मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। During our weekly meeting, your team does an excellent job of highlighting their progress, but this uses some of the time available for my team to highlight their. देखो कितना स्मार्ट तरीका है, आपने गौर किया कि मैं आपसे एक फेवर लेना चाहता हूँ। पिछले वीक में आपकी टीम ने बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस अपनी हाईलाइट की, मगर अफसोस थोड़ा सा कि वो थोड़ा सा मेरा टाइम ले गए हैं जिसमें मेरी टीम ने हाईलाइट करना था। I would really appreciate it if you could give me my team a little extra time each week to fully cover their progress reports. ताकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें दे दे। ये नहीं कहा कि आप हमारा टाइम ना खाना, ये नहीं कहा, कहा एक्स्ट्रा रुक जाए। अब लोग एक्स्ट्रा नहीं रुकना चाहेंगे, ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आई प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। ये इतना खूबसूरत और कर्टियस मैसेज है, काश हमारे सारे पाकिस्तानियों को ऐसे लिखना है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपने डिप्लोमेटिकली उनको कहते हैं ना, एक मार भी मारी है, बट व्हाट यू डू इज यू आर एक्चुअली टेलिंग दैट। तो बस ये आपके वाले खत्म हो गए हैं, ये अगला टॉपिक नहीं है, अब हम जा रहे हैं एमसीक्यूज पर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मत देखें। अच्छा जी, एमसीक्यूज में लेट मी चेक के मैंने कहीं, हाँ 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 हाँ, ये हुए हैं। अच्छा चले, मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसको अनचेक कर दूं। चले कोई बात नहीं, मैं इसको कर तो सकती हूँ मैं। चले, मसला हल हो जाएगा। सारे अंडरलाइन मैंने कर दिए, ठीक है, जल्दी से। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे 7 C's। इस पहला है सी योर मटेरियल फ्रॉम योर रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आप अपने रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को देखेंगे, यानी जो भी कंटेंट है। बी श्योर बेनिफिट्स आर अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द मैसेज, कॉन्शियसली यूज पॉजिटिव वर्ड्स। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो आपको मिल रही हैं, वो कह रहा है कि किस चीज के साथ। अब जरा गौर, प्लीज एक बात पर गौर कीजिएगा, सवाल की लैंग्वेज को समझिए, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ
ताकि आपको क्लियरली पढ़ा जा सके। आप देखिएगा, कहते हैं कि आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल को देखिए। आप बेनिफिट्स आर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द मैसेज, आपके रीडर के बेनिफिट। कॉन्शियसली यूज पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करो। द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव कॉरेस्पॉन्ड मीन मैचेस विद, किससे मैच करती हैं? क्या कर्टसी से, क्या कंसिडरेशन से, क्या क्लैरिटी से, क्या कॉन्क्रीटनेस से? आपने जवाब लगा लिया। आपने पहले भी शायद देख लिया हो जब मैंने इसको नहीं किया हुआ था। बहरहाल आप देखिए, मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ ये पॉइंट, ठीक है? अभी आंसर इसका देख लेते हैं, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। हाँ जी, सब कह रही है 1B। ठीक है, इतने स्मार्ट तो आप हो गए हैं ना। ठीक है, कंसिडरेशन बिल्कुल सही है। आपने रीडर के, जब बात आ गई रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बात ही खत्म हो गई। कंसिडरेशन, आपने अगले के पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाना है। Remember 5 W's, answer all question asked, give something extra desirable। अभी मैंने पढ़ाया ना आपको। आप जो लोग पहली दफा रिवीजन कर रहे हैं उनको तसल्ली हो गई कि they can do। तो लिखा है द गाइडलाइन शुड बी फॉलोड टू एम्प्लॉय। अब इस सेंटेंस को समझो, जो ऊपर गाइडलाइन दी हैं शुड बी फॉलोड, इसको फॉलो करना चाहिए। टू एम्प्लॉय का मतलब है इस्तेमाल करना, अपनी यूज में लेकर आना। किस चीज को? अब आपका आंसर होगा, मुझे लग रहा है सही ठीक कर रहे हैं सब लोग। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा तो है। तीसरा सवाल, यूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, द सेंटेंस मेक्स यू रिकॉल। अब आप ये नहीं सिर्फ कि मैं इस वक्त करा रही हूं तो आपको फौरन समझ तो आ रही है, आगे सेंटेंसेस की लैंग्वेज भी समझो कि यूज विविड क्लियर इमेज बिल्डिंग वर्ड, जिससे कि तुम्हें दिखाई दे सब कुछ। सेंटेंस ये जो मैंने बोला है अभी, वो कहता है मेक्स यू रिकॉल। रिकॉल मीन तुम्हें क्या याद दिला रहा है? तो तुम क्या कहोगे? क्या चीज याद दिला रहा है? आपने सही आंसर आपका आ रहा है जी, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो 3A, बिल्कुल सही, ए आंसर है। विच इज वॉट? कॉन्क्रीटनेस। ठीक है, जब आपने विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड यूज करोगे, फैक्ट्स एंड फिगर यूज करोगे, तो वो कॉन्क्रीटनेस की मिसाल है। ऐसे ही आपको पेपर में आता है। अच्छा, आगे सवाल है, अ सबऑर्डिनेट मेक्स सर्टेन मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट बिकॉज ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीनियर। ठीक है, सबऑर्डिनेट makes certain mistake in the report because he failed to understand the instruction of the senior. In the evening, the subordinate receives an email from the senior. The email is replete mean भरी पड़ी है, with scolding। scolding होता है डांटना, झाड़ करना किसी की बहुत गुस्से से। इसके लिए एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, रिब्यूकिंग। ठीक है, REBUKING, रिब्यूक, स्कोल्ड, किसी को डांटना। कहते हैं जैसे पेरेंट्स कभी स्कोल्डिंग हो ही जाती है, स्कोल्ड करते हैं। तो उस वो रिप्लीट ईमेल भरी पड़ी थी डांटने से, एंड ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स, ह्यूमिलिएटिंग शर्मिंदा करने वाले रिमार्क्स। रिलेटिंग द सिचुएशन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। अब ऊपर वाली जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आप अपनी स्टेटमेंट को पिक करें कि अब क्या जवाब है आपका। जी, मैं 4th का जवाब देख रही हूँ, 4B मुस्कान कह रही है। और किसका जवाब और आया है? अली असकर भी 4B कह रहे हैं, नाइला रजाक 4B कह रही हैं। अच्छा, ठीक है, तो बी क्या है जी? द ईमेल रिफ्लेक्ट्स द लैक ऑफ कर्सी इन रिटन कम्युनिकेशन, जबकि बिल्कुल सही है। और बाकी लिखा है ईमेल सेंड बाय सीनियर एग्जैक्टली व्हाट द सबऑर्डिनेट डिजर्व्ड। पहली लाइन का पता क्या मतलब है? कि ईमेल जो भेजी उसने, वो एग्जैक्टली सबऑर्डिनेट डिजर्व करता था, वो इसी चीज का मुस्तहिक था, उसको डांटा जाए, उसको बुरा कहा जाए। और तीसरे में लिखा है सिचुएशंस लाइक द वन given above is inevitable in all organization, कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशंस, इनएविटेबल का मतलब है नागुजीर हैं, होके रहती हैं, जरूर होंगी। और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल द सीनियर मस्ट हैव पनिश द सबऑर्डिनेट, और उससे भी खतरनाक बात लिखी हुई है कि ईमेल भेजने की बजाय उसको पनिश करना चाहिए था। कहता कान पकड़ लो, है ना?
ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि द आंसर इज बी। तो ये सवाल थोड़े थोड़े मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन इतने खैर ये भी इट्स नॉट दैट वन, आपको आना चाहिए। पांचवा सवाल है द विच स्टेटमेंट इज accurate about 7 C's of communication? The effective communication principles can be applied to oral communication only. Statement कौन सी accurate पकड़नी है? 7 C's can be applied to written communication only. 7 C's can be applied to verbal communication only. None of the above. अच्छा, क्या जवाब है आपका? 5 का आंसर सी, बिल्कुल सही। वर्बल में आपके पास सारा कुछ आ जाता है, रिटन, स्पोकन, वर्बल है ना विद वर्ड्स। नॉन वर्बल पे तो अप्लाई ही नहीं होता 7 C's, आपने लफ्जों का इस्तेमाल है। ठीक है, तो आंसर आपका सी। वर्बल इज विद वर्ड्स, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो। आगे यदि स्टूडेंट जी मैट स्कोर्स आर हायर, विच ऑफ द 7 C's कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव द स्टेटमेंट? कंप्लीटनेस इसको पूरा ठीक करेगी, कंसिडरेशन करेगी, क्लैरिटी करेगी, कॉन्क्रीटनेस करेगी। इस स्टेटमेंट को कौन से वाला 7C बेहतर करेगा? 6 का आंसर क्या है जी? चेक कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं 6D और मुझसा कह रहे हैं 6C। 6C नहीं, इसका आंसर है डी। आपको मैंने अभी सिखाया है कि जब आपने किसी चीज के स्कोर वगैरह बताने हो या किसी चीज की मेजरमेंट बतानी हो, वहां पे कॉन्क्रीटनेस होती है। ठीक है, स्कोर आप बता सकते थे ना, कितने परसेंट हायर है, ठीक है, आप बता सकते थे, स्टेटिस्टिक्स दे सकते थे। इसलिए कॉन्क्रीटनेस डालने से क्लियर होना है। ये आप सिर्फ खाली क्लैरिटी नहीं है, इसमें कॉन्क्रीट डालोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये हो गया आपका। और सातवां और आखिरी सवाल है जिसमें लिखा है आफ्टर आवर ये perusal of pertinent data, the conclusion is that the lucrative market exists for the subject property. The sentence lacks, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये ए नहीं है, ये सवाल है। आपने आपने इसमें से ए बी सी में से चुना है। The sentence is ambiguous because of use of unfamiliar words. The sentence is not courteous. Both A and B. कौन सा ठीक जवाब है? आपके 3 चॉइसेस हैं इसमें। चेक करती हूँ। 7 का ए आंसर है, अली असकर कह रहे हैं। ओके, और मुस्कान 7A। और पीछे भी चेक कर लेती हूँ किसी और ने कुछ कहा हो। नहीं, तो आपका आंसर है बिल्कुल सही। आपका है द एम्बिगुअस है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। आपने यहाँ पर सही तौर पे बताना था, कॉन्क्रीट लैंग्वेज देनी थी। कर्टियस का इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि लफ्ज थोड़े मुश्किल यूज हुए हुए, ये हटा मफी की बुक में यूज हुए थे कि आपका डेटा हमने स्टडी किया है, पेरुसल ऑफ पर्टिनेंट डेटा। जो है, अच्छा, आई एम सॉरी बच्चों, एक मिनट है जो, ये सही था, ये मैंने इसको जो पहले था वो ऐसे ही था। मैंने स्टेटमेंट एक नहीं इसमें से लिखी हुई थी, द सेंटेंस लैक्स क्लैरिटी, सेंटेंस इज एम्बिगुअस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, ये सारा यही था। और आपने इसमें ये बनता है, यहाँ पर आपका आंसर है कि ये अनफेमिलियर वर्ड से एम्बिगुअस हो गया है। तो सेंटेंस जो है लैक करता है क्लैरिटी को, तो उसकी जगह आपने लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी थी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये ज्यादा बेहतर बी आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो बस ये आपका ये हो गया क्लियर। आपने इसको देखा, ये बहुत आंसर्स भी ये लगे हुए थे जो मैंने आपको किए हैं। और आगे भी ये जो है इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आई हैव डन एवरीथिंग। मुझे इसमें यानी रिवाइज नहीं करना, अब आपने बैठकर इसको अपना रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और 7 C's का क्लियर आज कर लिया हमने। हमारा जो कल का है ना, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। कल हमारा वीक का लास्ट डे होगा। कल हम एक
इधर रिपोर्ट या खत भी थोड़ा टाइम लगाएंगे उसके ऊपर। और एक चीज मैं जरूरी आपको बताऊं, कल हमारा टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि हमने लेटर्स के बारे में पता करना है कि लेटर्स की कितनी टाइप्स हैं। हर एक की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यूज बिल्कुल आते हैं लेटर की टाइप्स पर। ठीक है, हमारा 5वां सेट है कल। और इसके अलावा आपके जैसे फॉलो अप लेटर क्या होते हैं, आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा माहम, माहम आपके एमसीक्यूज के जो नोट्स है ना, वो आपके क्लाउड पे पड़े हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्लाउड का लिंक है तो ठीक है, वरना आप मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं फिर आपको भिजवा देती हूँ। ठीक है, या मैं आपको जीआर के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं, आप किसी से कनेक्टेड हो, मुझे नहीं मालूम, तो आप जरा चेक कर लो। और ये नोट्स जितने हम काफी ज्यादा पढ़ेंगे, एमसीक्यूज के नोट्स जो हैं वो क्लाउड पे हैं, सारे मैंने आपको गाइड कर दिया है। जो टेस्ट के नाम से पढ़े हैं ना, वो हमने क्लास में किए हुए हैं। जो पढ़े हुए हैं तैयारी आपके लिए, वो सी एमसीक्यूज के नाम से और बीसी 1000 एमसीक्यूज के नाम से पढ़े हैं, वो आप करना शुरू कर दो। आप समझ लो कि चैप्टर 1 2 3 वो आप कर लो अब, क्योंकि हमने 3 तक यहाँ पे खत्म कर लिया है। और वो जो 1 2 3 है, उसमें हमने सेट 4 तक, ये जो मैंने आपको जो सेट है ना वहां पर क्लाउड पे, वो नोट्स हैं। ठीक है, सेट्स नोट्स हैं। और टेस्ट जो है वो मैंने क्लास में वैसे ही करवाए हुए एमसीक्यूज, लेकिन जो आप तैयारी करेंगे वो अलग से पढ़ेंगे, मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन आप उससे राब्ता करो तो मैं आपको जीआर से करा दूंगी कोऑर्डिनेट, और फिर वो आपको गाइड कर देंगी कि आपने मजीद जो है कैसे पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात की? आंसर कीजिए। जी, माहम फातिमा से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप, आपके पास मेरा नंबर है ना, या आप, या ग्रुप में हो आप पहले से? बस ठीक है, आप ग्रुप में हैं तो फिर आप अपनी, जो अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही ना, तो आपकी जो ग्रुप की जो एडमिन है, आप वो आपकी जीआर हैं, उनसे आप बात कर लो। ठीक है, वो आपको बाकी सब गाइड कर देंगे। तो ये सारे नोट्स जो हैं क्लाउड पे हैं, पहले से ही हैं, वो आप ले लो। सिर्फ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अभी मैंने नहीं डाले, जो क्लास में किए हैं, और चीजें कुछ मेरे पास पड़ी रह गई हैं, वो मैं आपको अगले वीक मंडे से इंशाल्लाह, मैं बहुत चूंकि बिजी हूँ थोड़ा, तो मैं ये काम कर लूँ अपना, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास तो वो कर रही हूँ। मैं फिर आपका सारा चेक करके क्लाउड को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, और उसमें जितने फॉर्मेट ऑफ लेटर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। अभी मैंने लेटेस्ट भी सवाल करवाया था, पिछले शायद वीक, वो भी मैंने रख दिया था फौरन। आप अपनी जो जीआर है, वैसे आजकल मुस्कान मेरे ख्याल इसको देख रही हैं, इससे पहले अलीना थी, शायद वो भी आपके लूप में हो, मुझे नहीं मालूम है, आप उनसे भी राब्ता कर लो। ठीक है, और वो जो मेल जितने भी स्टूडेंट हैं, बॉयज आप मुझे सुन रहे हैं, आपको कोई अगर एम्बिगुटी है तो चेक कर लें अपने सीआर के साथ, और अगर वो आपके नहीं आपको होते तो फिर आप मुझे कर दे, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे लोगों के मैसेजेस देख रही होती हूँ। सिर्फ एक आध मैसेज कोई आया हुआ है, उसको मैं अभी चेक करती हूँ, कोई सवाल शायद किसी ने पूछे हुए, तो मैं चेक करके उसके आंसर कर दूंगी। ठीक है जी, बस ये खत्म हो गया है। और अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। कल मिलेंगे, कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स के बारे में पूरी राय में हम पढ़ेंगे कि लेटर्स हैं क्या, और उसके बारे में एमसीक्यूज के हवाले से सारा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।